नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक अनोखे कम अवधि के गामा किरण विस्फोट की पहचान करने में भारतीय खगोलविदों के योगदान की। बताएंगे क्या है भारतीय शोधकर्ताओं की न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ताजा उपलब्धि। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। पहली बार दर्ज किया गया तारा टूटने से होने वाला कम अवधि का गामा रे बर्स्ट। इस महत्वपूर्ण खोज में एरीज सहित कई भारतीय अनुसंधान संस्थानों के खगोलविद भी शामिल। शोधकर्ताओं ने की मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक नए कृत्रिम न्यूरॉन की खोज। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों का ये नवाचार। 3D और जैव प्रिंटिंग को भी आसान बना रही है नई ड्रॉप इंपैक्ट प्रिंटिंग तकनीक। पारंपरिक प्रिंटिंग की कमियों को दूर करेगा IISc सेंस के शोधकर्ताओं का ये नवीन विकास। और देश में तकनीकी शिक्षा को मजबूत आधार देने में AICTE का अहम योगदान। रोजगार परक कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना रही है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। खगोलविदों ने पहली बार एक ऐसे कम अवधि के गामा किरण विस्फोट को चिन्हित किया है जो एक तारे के अंत से जुड़ा है। खास बात यह है कि इस महत्वपूर्ण खोज में कई भारतीय खगोलविद भी शामिल हैं। नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखे गए इस विस्फोट ने साबित किया है कि एक खत्म होता तारा शॉट गामा रे बर्स्ट भी उत्पन्न कर सकता है। वैश्विक वैज्ञानिक समूह की ये खोज सुपरनोवा जैसी घटनाओं को और बेहतर तरीके से समझने और वर्गीकृत करने में सहायक होगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अंतरिक्ष में पहली बार देखे गए तारा टूटने से हुई छोटी अवधि के गामा किरण विस्फोट को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। 26 अगस्त 2020 को नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने इस 1 सेकंड से भी कम घटना को दर्ज किया था। सुदूर अंतरिक्ष में किसी तारे के टूटने से हुआ यह सबसे छोटा गामा रे विस्फोट था। इस घटना को GRB 200826A नाम दिया गया है। इस लघु अवधि में गामा रे बर्स्ट की पहचान करने वाले विश्व भर के वैज्ञानिकों के समूह में भारत की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान के डॉक्टर शशि भूषण पांडे सहित द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के वैज्ञानिकों ने भी इस काम में भाग लिया। इन भारतीय संस्थानों ने पहली बार यह दिखाया कि एक खत्म हो रहा तारा शॉर्ट बस्ट भी उत्पन्न कर सकता है। इस पब्लिश्ड लेख में, जो कि नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुआ है, विभिन्न भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न कैपेसिटीज़ में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट ने इस घटना को गामा किरणों में देखा। पुणे स्थित GMRT ने रेडियो तरंग दैर्ध्य में इस घटना को ऑब्जर्व किया और विशेष रूप से मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन, जो कि 10.4 मीटर व्यास की ग्रैंड कैनारियास टेलीस्कोप है, उसमें ऑब्जर्वेशन हेतु एक प्रपोजल में मैं को-पीआई हूँ और उस घटना को हम लोगों ने 10.4 मीटर व्यास टेलीस्कोप से स्पेक्ट्रम लिया। उस स्पेक्ट्रम का उपयोग करके हमने रेडशिफ्ट का मापन किया और यह मापन इस घटना की दूरी बताने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। गामा किरण विस्फोट की अवधि 2 सेकंड से ज्यादा है या कम, खगोलविद इस आधार पर GRB को दीर्घ और लघु अवधि में वर्गीकृत करते हैं। इस खोज से पहले तक विशाल तारों के अंत से जुड़े दीर्घ विस्फोटों का ही अध्ययन किया गया था। जब सूर्य से बहुत अधिक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसका केंद्रीय भाग अचानक ढह जाता है और वह एक ब्लैक होल बन जाता है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल की ओर घूमता है, उसमें से कुछ अंश
दो शक्तिशाली धाराओं के रूप में बाहर की ओर निकल जाते हैं और फिर विपरीत दिशाओं में लगभग प्रकाश की गति से फैलते हैं। इन धाराओं से गामा किरणों का स्पंदन उत्पन्न होता है, जो कि प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा रूप है। यह घटना कुछ मिनटों तक चल सकती है। विस्फोट के बाद विखंडित तारा फिर तेजी से एक सुपरनोवा के रूप में फैलता है, जबकि लघु जीआरबी संगठित वस्तुओं के जोड़े जैसे न्यूट्रॉन तारों के आपस में टकराने से संबंधित पाए गए हैं। इस गामा रे बर्स्ट का खगोलविद केवल तभी पता लगा पाते हैं जब उनमें से एक प्रवाह धरती की ओर जाने के संकेत देता है। गामा रे बर्स्ट 200826A केवल 0.65 सेकंड तक चलने वाले उच्च ऊर्जा उत्सर्जन का एक तेज विस्फोट था। इस घटना के दर्ज किए जाने ने गामा किरणों के विस्फोट से संबंधित लंबे समय से चली आ रही जिज्ञासाओं को हल करने में मदद की है। ये गामा किरण विस्फोट जो कि 26 अगस्त 2020 को हुई थी और जिसमें गामा किरणों को 1 सेकंड से कम समय अंतराल के लिए ऑब्जर्व किया गया, जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन जीआरबी का आभास देती है। बाद में ऐसा देखा गया कि इसकी अन्य दूसरी प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग जीआरबी से मैच करती हैं और जो इस बात की तरफ इंडिकेट करता है, और जब डिटेल अध्ययन किया गया ऐसा लगता है कि हम उन तारों को देख पा रहे हैं जिनमें कि जेट स्टार के केंद्र में ब्लैक होल फॉर्मेशन के बाद बहुत क्लीन तरीके से स्टार के कैकून को बोर करके और जेट नहीं निकाल पाते, और जेट क्लीनली ना आ पाने के नाते गामा रे का ड्यूरेशन बहुत कम समय अंतराल के लिए ऑब्जर्व किया जा सका। यह बहुत ही कम अवधि का गामा किरण विस्फोट था, लेकिन फिर भी इस विस्फोट ने पूरी मिल्की वे आकाशगंगा द्वारा एक ही समय में छोड़ी गई ऊर्जा से 1,40,00,000 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित की है। यह खोज तारों के अंत, सुपरनोवा और जीआरबी से जुड़ी कई निष्कर्ष निकालने में मदद करेगी। आईआईटी दिल्ली ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ताजा उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में संस्थान के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक नए कृत्रिम न्यूरॉन का प्रदर्शन किया। स्पाइकिंग न्यूरॉन मॉडल का यह आविष्कार सटीक न्यूरोमॉर्फिक एआई सिस्टम निर्माण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। इससे कुशल वास्तविक अनुप्रयोगों का विकास हो सकेगा। भारतीय शोधकर्ताओं की इस उपलब्धि पर एक रिपोर्ट। मानव मस्तिष्क सबसे जटिल, तेज और ताकतवर कंप्यूटर मशीन है, जिससे शरीर की कई क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं एक साथ नियंत्रित होती हैं। बुद्धि का भंडार यह छोटा सा प्राकृतिक कंप्यूटर ही आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का आधार है। इसी मानव मस्तिष्क से प्रेरित होकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता बुद्धिमान मशीनों के निर्माण यानी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। इस दिशा में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क की मौलिक इकाई न्यूरॉन से प्रेरित एक कृत्रिम न्यूरॉन का आविष्कार किया है, जो न्यूरोमॉर्फिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। डेटा सेट्स में जो विषय जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने आ रही हैं वो प्रत्येक दिन और जटिल और ज़्यादा जटिल होती जा रही हैं, तो उनका समाधान करने के लिए ये न्यूरॉन मॉडल जो है डेक्सैट वो उसमें कारगर होगा। और दूसरा एआई एज अ फील्ड, उसमें जो एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो उसका वातावरण पे जो उसका प्रभाव है, उसके बारे में हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा कि वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर कंजम्पशन या डिसिपेशन ना करे। इट हैज़ टू बी लो पावर, लो एनर्जी डिसिपेशन। सो उस डायरेक्शन में भी ये काम किया गया है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि के विकास के लिए न्यूरॉन और सिनेप्स को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसी आधार पर डबल एक्सपोनेंशियल एडेप्टिव थ्रेशोल्ड न्यूरॉन नाम से नया स्पाइकिंग न्यूरॉन मॉडल विकसित किया गया है।
शोधकर्ताओं के मुताबिक यह नवीन मॉडल आवाज पहचानने जैसे वास्तविक अनुप्रयोगों के लिए सटीक, तेज और ऊर्जा कुशल न्यूरोमॉर्फिक AI सिस्टम विकसित करने में सहायक होगा। यह आविष्कार मौजूदा आधुनिक तकनीक की तुलना में कुशल हार्डवेयर कार्यान्वयन में एक लचीला मॉडल है, जो विशेष रूप से एडेप्टिव स्पाइकिंग न्यूरॉन्स के निर्माण के लिए नैनो स्केल ऑक्साइड आधारित मेमोरी डिवाइस के एनालॉग गुणों का उपयोग करता है। ये जो मॉडल जो हमने डिज़ाइन किया है ये मल्टी टाइम स्केल को फैक्टर इन करता है, तो उससे जो डेटा सेट्स जो ये या टाइप ऑफ डेटा जिसको ये प्रोसेस कर सकता है या हैंडल कर सकता है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर सकता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि हमने इसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स या नैनो डिवाइसेस का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, और नैनो डिवाइसेस की जो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डायरेक्टली हमने कंप्यूटेशन करने के लिए या इक्वेशंस रियलाइज़ करने के लिए यूज़ किया है, तो उससे ये उसको और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। प्रोफेसर मनन सूरी के नेतृत्व में शोधार्थी अहमद शाबान और साई सुकृत बेजुगम के सहयोग से किए गए इस शोध के अंतर्गत एक हाइब्रिड नैनो डिवाइस आधारित हार्डवेयर का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक न्यूरोमॉर्फिक नेटवर्क ने 94% सटीकता प्राप्त की। अध्ययन के नतीजे हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। शोध दल ने इसके लिए एक पेटेंट भी दायर किया है। संस्थान का ये शोध दल विभिन्न अकादमिक और औद्योगिक भागीदारी में इस दिशा में पहले भी कई सफल प्रयोग प्रदर्शित कर चुका है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर प्रतिभाएं तैयार करने के साथ साथ लगातार समाज और उद्योग उपयोगी समाधान भी दिए हैं। ऐसा ही एक नवीन विकास है ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंटिंग तकनीक। संस्थान के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा विकसित ये तकनीक पारंपरिक प्रिंटिंग के अलावा 3D प्रिंटिंग अनुप्रयोगों और संभावित रूप से बायो प्रिंटिंग में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। प्रिंटिंग यानी मुद्रण तकनीक ने समय के साथ साथ बहुत तरक्की की है। पेपर छपाई से लेकर डिजाइन और 3D प्रिंटिंग के साथ अब उत्पाद निर्माण भी प्रिंटिंग से जुड़ चुका है। प्रिंटिंग के लगातार बढ़ते क्षेत्र में अब पारंपरिक प्रिंटर साथ नहीं निभा पाते। प्रिंटर में आमतौर पर छोटे छिद्रों वाले नोजल होते हैं जो उच्च द्रव्यमान लोडिंग को सहन नहीं कर पाते और नोजल बंद हो जाते हैं, जो कि मोटी छपाई, 3D प्रिंटिंग और जैव प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों के लिए बड़ी समस्या रही है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने अब ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है, जो विभिन्न प्रकार की स्याही का उपयोग कर बूंदों के आकार की विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करने में सक्षम है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये नवीन तकनीक पारंपरिक प्रिंटिंग सहित 3D और खासकर जीवित कोशिकाओं और बैक्टीरिया जैसी जैव प्रिंटिंग के क्षेत्र में नया आयाम खोल सकती है। साथ ही प्रिंटिंग लागत को भी काफी कम किया जा सकता है। In drop impact printing, we use the kinetic energy of a falling droplet. इसमें हम सुपर हाइड्रोफोबिक जाली पर गिरने वाली बूंद की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो छोटी बूंद उत्पन्न करती है। जाली के छिद्रों को बदलकर इन बूंदों के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। छपाई का यह अनूठा तरीका किफ़ायती और सरल है। अधिकांश प्रिंटिंग तरीकों में नोजल अवरोधन एक प्रमुख समस्या है। ड्रॉप इम्पैक्ट प्रिंटिंग में सुपर हाइड्रोफोबिक जाली का इस्तेमाल किया जाता है, जो बूंदों को जाली से चिपकने नहीं देता। इसीलिए इससे हम विशेष रूप से उच्च द्रव्यमान वाले तरल को प्रिंट कर सकते हैं। Particle suspension with very high mass load. इस नई तकनीक में नोजल की जगह नैनो वायरों से तैयार अलग अलग आकार के जाल का उपयोग किया गया है। ये जाल रासायनिक रूप से उपचारित होते हैं, जिसके चलते पानी को रोकते हैं। इस तरह जब इन पर एक निश्चित दूरी से स्याही की बड़ी बूंद गिरती है तो वो वापस उछल जाती है।
इस प्रक्रिया के दौरान जेट के रूप में जाल के छिद्र से बूंद का छोटा हिस्सा टूटकर बाहर निकल जाता है और नीचे सतह पर जमा हो जाता है। इसी छोटी बूंद को प्रिंट किया जाता है। चूंकि स्याही या तरल का बड़ा हिस्सा बहुत कम समय के लिए जाली के संपर्क में रहता है, इसलिए उनके कणों को जाल के छिद्र बंद करने का मौका नहीं मिलता। इससे एक समय में ज्यादा द्रव्यमान के साथ स्याही का इस्तेमाल किया जा सकता है और एक ही चक्र में 217 माइक्रोन जितनी ऊंची मोटी रेखाओं की छपाई की जा सकती है, जिनके लिए अभी तक पारंपरिक तरीके से सैकड़ों चक्र तक की छपाई करनी पड़ सकती है। असल में शोधकर्ता पानी को पीछे धकेल सकने वाले नैनो स्ट्रक्चर सतहों के विकास पर काम कर रहे थे। इसी शोध के दौरान ड्रॉप ऑन डिमांड या ड्रॉप इम्पैक्ट प्रिंटिंग का विचार सामने आया। The question is, how does this droplet ejection take place? And more सवाल था कि importantly, छोटी बूंद why अलग does कैसे it take होती है place और during इससे the भी deployed महत्वपूर्ण phase? कि यह वापसी के दौरान क्यों होता है। हमने पाया कि जब बूंद सुपर हाइड्रोफोबिक सतह से टकराती है तो उसके केंद्र में गुहा बन जाती है और जब ये गुहा टूटती है तो इसकी गति वास्तविक प्रभाव वाली बूंद की गति से अधिक होती है। इससे एक जेट बनकर अलग हो जाता है जो हमें एक छोटी बूंद के रूप में प्राप्त होता है। Formation of a jet and which breaks to give us a single droplet. किफायती ड्रॉप इम्प्रेशन प्रिंटिंग तकनीक जीवित कोशिकाओं, सिरेमिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और मशीन घटकों के 3D प्रिंटिंग के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस तकनीक में जाली का आकार बदलकर वांछित बूंद आकार को प्राप्त किया जा सकता है। इसका आसान सेटअप तकनीक की औद्योगिक पहुंच को बढ़ाता है। ये तकनीक छपाई अनुप्रयोगों के परिचालन की लागत को काफी कम कर देगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख परामर्श निकाय के तौर पर काम करती है। AICTE ने देश में तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करके उनके विकास को प्रोत्साहित करने का काम किया है। अब ये परिषद देश भर के विभिन्न संस्थानों में उद्योगों के अनुरूप कार्यक्रम और रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू करने में अहम भूमिका निभा रही है। AICTE पर हमारी खास रिपोर्ट। तकनीकी क्षेत्र में आज देश तेजी से तरक्की कर रहा है। कई क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी से जुड़े विश्व के हर महत्वपूर्ण संस्थान में आपको भारतीय इंजीनियर मिल जाएंगे। इसका श्रेय भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को जाता है और इन संस्थानों के बेहतर विकास में एक नाम अग्रणी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का। तकनीकी शिक्षा पर सुविधाओं के सर्वेक्षण और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए AICTE की स्थापना की गई थी। तब से आज तक इस काउंसिल ने देश में तकनीकी शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने में अहम योगदान दिया है। AICTE के दायरे में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, एप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी आदि तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम आते हैं। परिषद का उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन, तकनीकी शिक्षा प्रणाली की आयोजना और समन्वित विकास, संनियमों और मानकों का विनियम, संवर्धन और अनुरक्षण। इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ AICTE समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा सुनिश्चित कर देश के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। AICTE टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेशन करने के लिए 1987 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना, लेकिन 2015 में जब काउ कमेटी रिपोर्ट आई तो उसमें बेहतरीन तरीके से कहा था कि रेगुलेशन तो करना ज़रूरी है ही है, लेकिन फैसिलिटेशन का रोल अदा करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने 2017 से 10 क्वालिटी इनिशिएटिव्स को अपनाया। सारे जो नए आयाम, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आज आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, तो हमने इसको किया। जब ये कर दिया तो नेचुरली दूसरा प्रश्न आता है, इसको ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं। तो उसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो इसलिए हमने अटल एकेडमी, AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी के जरिए टीचर्स को ट्रेन करना शुरू किया था।
AICTE देश के विभिन्न उद्योग, शिक्षा और नीति निर्धारण संगठन, संघ और परिषदों के साथ समन्वय बनाकर देश भर के संस्थानों में तकनीकी पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता का आकलन, विकास और नवीन कार्यक्रमों की शुरुआत से लेकर उनके व्यवहारिक संचालन को सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए मौजूदा समय में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय सहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़ और हैदराबाद में क्षेत्रीय समितियां और उप समितियां काम कर रही हैं। AICTE ने तकनीकी क्षेत्र में विभिन्न नए कार्यक्रम विकसित और लागू कराए हैं, जिनमें हाल ही में DRDO के साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में शुरू किया गया स्नातकोत्तर तकनीकी कार्यक्रम भी शामिल है। टेक्निकल एजुकेशन अगर मैं कहूँ तो उसमें विशेष रूप से इंजीनियरिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट की एजुकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की एजुकेशन है, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, डिज़ाइन। तो इस तरह की जो एजुकेशन है जिसमें बच्चों के हाथ में कुछ हुनर आता है, प्रोफेशनल एजुकेशन में ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चों के हाथ में करने के बाद हुनर आता है, इस तरह की शिक्षा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे पास करीब 10,000 संस्थान हैं देश के अंदर, जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, जो तकनीकी शिक्षा देते हैं। इसमें करीब 3,500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 3,000 के करीब पॉलिटेक्निक है, 1,000 के करीब MBA इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर हमारे PGDM इंस्टीट्यूट्स करीब 500 के करीब हैं। इस तरह से मिला के कुल संख्या जो है 10,000 से ज़्यादा है तकनीकी शिक्षा में शिक्षा देने वाले संस्थानों की। AICTE ने उच्च गुणवत्ता संस्थानों के विकास के लिए संस्थाओं की नेटवर्किंग का काम किया है, ताकि संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। परिषद ने नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए उद्योग और संस्थाओं के बीच संपर्कों को बढ़ाया है। साथ ही गैर औपचारिक शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वहीं AICTE का प्रयास सभी को किफायती तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये संगठन आज मेक इन इंडिया पहल को बल देकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण की एक अहम कड़ी बन चुका है। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 27 जुलाई को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पृथ्वी भवन मुख्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। डॉक्टर सिंह ने मंत्रालय को समाज हित में विशेष रूप से मौसम, जलवायु, महासागर और भूकंप विज्ञान से संबंधित सेवाओं का विस्तार करने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया, जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों पर एक जगह डेटा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा एक नई MOES वेबसाइट की भी शुरुआत की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M राजीवन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेट्रोली फेरस बेसिन में हाइड्रोकार्बन द्रव समावेशन नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पुणे वेदर लाइव नाम से एक नया मोबाइल ऐप भी पेश किया। कार्यक्रम में MOES राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की भी घोषणा की गई। नासा के अपोलो 15 मून मिशन को 50 साल पूरे हो चुके हैं। अपोलो 15 पहला ऐसा मिशन था जहां अंतरिक्ष यात्रियों ने अपोलो लूनर सरफेस ड्रिल और लूनर रोविंग व्हीकल का इस्तेमाल किया था। चंद्रमा पर इस ड्रिल का उद्देश्य सतह के नीचे की चट्टानों को देखकर उसके इतिहास का पता लगाना था। अब नासा आर्टेमिस मिशन के एक हिस्से के रूप में चंद्रमा पर वापस ड्रिल करने जा रहा है। समय के साथ तकनीक और समाधान बदल चुके हैं। इस बार रेजोलिट एंड आइस ड्रिल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू टेरेन ट्राइडेंट का उपयोग किया जाएगा। अपोलो ड्रिल प्रणाली और इसमें बड़ा फर्क यह है कि इसे संचालित करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए तैयार प्रणाली का ध्रुवीय संसाधन बर्फ खनन प्रयोग यानी प्राइम 1 परीक्षण किया जा रहा है।
ट्राइडेंट को हनी बी रोबोटिक्स ने नासा के लिए डिजाइन किया है, जो विभिन्न गहराइयों से किए गए नमूनों का विश्लेषण और चंद्र रेजोलिथ के भौतिक गुणों को समझने में मदद करेगा। चंद्रमा पर इस पहले इन सीटू संसाधन उपयोग प्रदर्शन को 2022 के अंत में लॉन्च करने का लक्ष्य है। छात्राओं के बीच उच्च माध्यमिक स्तर पर साइंस स्ट्रीम को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राज्यसभा सत्र के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2019-20 में विज्ञान ज्योति नाम से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इस समय यह कार्यक्रम देश के लगभग 100 जिलों में लागू है। कार्यक्रम के तहत विज्ञान शिविर, विशेष व्याख्यान कक्षाएं, रोल मॉडल के साथ छात्रों, अभिभावकों की बातचीत और परामर्श जैसे विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा DST के वाइस किरण प्रभाग के तहत शोध के क्षेत्रों में महिलाओं को और प्रोत्साहन देने के लिए श्रेणीबद्ध महिला वैज्ञानिक योजना भी चलाई जा रही है। आयरलैंड, फ्रांस, ईरान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के अनुवांशिकविदों और पुरातत्वविदों की एक टीम ने ईरान की प्राचीन सॉल्ट लेक चेहराबाद से मिली 1600 साल पुरानी भेड़ की मम्मी के DNA का अनुक्रम किया है। इस सफलता ने इस क्षेत्र में प्राचीन भेड़ पालन प्रथाओं का खुलासा किया है। साथ ही यह भी रेखांकित किया है कि प्राकृतिक ममीकरण DNA शरण को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस उल्लेखनीय खोज के निष्कर्ष हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित किए गए हैं। ईरान की चेहराबाद सॉल्ट लेक जैविक सामग्री संरक्षित करने के लिए जानी जाती है। इसी खादान से प्रसिद्ध सॉल्ट मेन के मानव अवशेष बरामद किए गए, जो नमक युक्त वातावरण में सूख गए थे। ताज़ा शोध प्राकृतिक ममीकरण प्रक्रिया की पुष्टि करता है, जिसमें किसी भी शरीर से पानी सूख जाता है और जिससे खराब हो जाने वाले नरम ऊतक संरक्षित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया पशु अवशेषों को भी संरक्षित करती है। आमतौर पर प्राचीन DNA क्षतिग्रस्त और खंडित होते हैं, लेकिन भेड़ के अवशेष से निकाले गए DNA पूरी तरह संरक्षित है, जिसका श्रेय प्राकृतिक ममीकरण प्रक्रिया को जाता है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।